हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या प्रणाली। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। इसको डिनोट करने का सिंबल मतलब चिन्ह n होता है। दूसरा आता है होल नंबर, जिसको पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। तीसरा है इंटीजर्स। इंटीजर्स को जेड से दर्शाया जाता है या फिर कैपिटल आई से दिखाया जाता है, जिनको हिंदी में पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। फिर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं और इसको दिखाने का जो सिंबल होता है, दर्शाने का जो चिन्ह होता है, वो होता है कैपिटल क्यू। फिर होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल को हिंदी में अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर्स इत्यादि भी आते हैं। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है रेशनल नंबर। लेकिन उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। वो होती हैं जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मतलब जो हमारी गिनतियाँ होती हैं, मतलब 1 से लेके धनात्मक दिशा में जितनी भी गिनतियाँ होती हैं वो सारी हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 1 से लेके अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अनंत का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में कुछ अलग से नहीं आता, उसमें बस केवल और केवल जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है। मतलब कहने का मतलब है जीरो अगर नेचुरल नंबर्स में बढ़ा दें तो वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स बन जाएंगे। ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विद नेचुरल नंबर्स कॉल्ड होल नंबर्स। में होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते अनंत तक ये होते हैं, वो भी धनात्मक दिशा में। इसमें अगर आप देखें ये वाले सारे हैं नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याएं, और इसमें केवल 0 और आ गया है। प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 और जोड़ दें तो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को दर्शाने का सिंबल होता है जेड और आई। इन दोनों में से कोई भी एक आपको देखने को मिल सकता है। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक संख्या भी बोलते हैं। इंटीजर्स हमारे खुद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नेगेटिव इंटीजर, दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, चलो ये भी समझ लेते हैं। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। कहने का मतलब है -1 से लेकर धनात्मक दिशा में नहीं जाना है, आपको ऋणात्मक दिशा में जाना है। -1 से लेकर माइनस का अनंत तक जो भी नंबर होगा वो कौन सा होगा? नेगेटिव इंटीजर होगा, मतलब इन्फिनिटी तक। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करते करते नेगेटिव दिशा में इन्फिनिटी तक। ऐसे ही देख लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? +1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही इन्फिनिटी तक।
ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर इसको आप नंबर लाइन से समझें तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। हम बनाते हैं एक नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? सीधी से आप लाइन खींच लीजिए, मिडिल में आप 0 रख लीजिए, इस साइड में पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके भी आगे बहुत हैं। इधर -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे अगर आप समझें तो जीरो के इस साइड की दिशा, जो जीरो के इस साइड की जो संख्याएं हैं इनको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर। और जो जीरो के इस साइड की जो संख्याएं हैं ये हैं पॉजिटिव इंटीजर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब है पॉजिटिव। और जीरो मेरा एक ऐसा नंबर है जो कि निगेटिव इंटीजर भी है एंड पॉजिटिव इंटीजर भी है। इस पर पूरा एक चैप्टर्स भी है, ये GERS लिखा हुआ है, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह आप देख लीजिएगा। फिर हमारे जो इंटीजर्स के ऑपरेशन भी होते हैं, कहने का मतलब है मतलब इंटीजर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मतलब उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग भी करना, डिवाइड करना जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो भी ऑपरेशंस किए जाते हैं। उसके लिए भी मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको आगे जितने भी क्वेश्चंस करें उसमें आपको कोई भी तकलीफ ना हो। ज़रा सी अगर मुझे इंटीजर्स को ऐड करना है, अभी तक जो हमने ऐड सीखा है वो केवल था तो इंटीजर्स ही, लेकिन हमने केवल पॉजिटिव इंटीजर्स का एडिशन सीखा हुआ है। जिसको आता है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो सीख ले। पॉजिटिव इंटीजर्स मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, आई का मतलब इंटीजर है यहाँ पे, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है। इसमें तो केवल सिंपल नंबर्स का एडिशन होता है, जैसे 6 + 7, मैंने कोई भी नंबर ले लिया तो उसको अगर ऐड करते हैं तो 6 + 7 कितना होता है? 13 होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी की जगह पर मैं -6 ले लूँ, +7 ले लूँ, तो ये तो हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, तो आप कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पॉजिटिव की कौन सी संख्या? पॉजिटिव की डिजिट को ऊपर लिखिए आप, और जो नेगेटिव का है उसे नीचे लिख लीजिए। इसका जो साइन है लगा दीजिए। पॉजिटिव का साइन हम लोग ऐसे नॉर्मली लगाते नहीं हैं डिजिट के पहले, उसको मैंने लीव कर दिया है। तो 7 - 6, प्लस का 7 है, माइनस का 6 है, जब सब्ट्रैक्ट करिए 1 आ जाएगा, ठीक है। और एक मैं कोई शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, ये तो फिलहाल यहाँ तक कुछ ठीक है, लेकिन ऐसे जब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए। अब एक तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ज़रा आप अगर आपको आता है तो करके दिखाइएगा। मैं ले रहा हूँ -8 माइनस रहने से प्लस ले लीजिए, प्लस का 5, इसको सॉल्व करके दिखाइए आप। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, वैसे तो हम कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं, इसका सही तरीका तो ये है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया बाहर, और जो 8 है 8 को ऐसे लिख लीजिए। माइनस को कॉमन लेने से अंदर के जो साइंस होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, प्लस की जगह पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है मैं ये भी आपको बताऊंगा। अब 8 - 5 सबको पता है 3 होता है, जो ये वाला माइनस है साथ में लग जाएगा इसके, तो आंसर कितना आ गया? -3, ठीक है। लेकिन जिसको कॉमन लेना भी मुश्किल लगता है उसके लिए मैं बता दूं, बड़ा वाला नंबर ऊपर लिखिए, छोटा वाला नंबर नीचे लिख लीजिए। अगर साइन दोनों की विपरीत हैं, मतलब उल्टे हैं या फिर सेम नहीं है, तो बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को घटा दीजिए, और जो भी बड़े वाले नंबर का साइन हो वो वाला आंसर में लगा दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस पर। इसमें जो मैंने बताया था कि -8 और +5, और इससे मैंने माइनस ले लिया, फिर अंदर ऐसा क्यों हो गया, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को।
जब भी हम लेते हैं माइनस और माइनस आपस में जब गुणे होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये प्लस का साइन बना देते हैं। और जब एक प्लस होता है दूसरा निगेटिव होता है तब निगेटिव कहा जाता है। जब पहला निगेटिव होता है दूसरा पॉजिटिव तब भी निगेटिव कहा आता है रिजल्ट में जो हमारा साइन होता है। और जब दोनों प्लस के होते हैं तब क्या होता है, तब हमारा पॉजिटिव ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और जो हमने पीछे किया हुआ था वो था माइनस का 8 और प्लस का 5। इससे मैंने माइनस का साइन बाहर ले लिया था। बाहर लेने से जो अंदर का साइन है वो मैंने बदल दिया। यहाँ पे जो प्लस का 8 था ऐसे लिख लिया क्योंकि माइनस तो मैं बाहर ले ही चुका हूँ, और माइनस बाहर ले चुका हूँ तो प्लस का 8 ही बचना है अंदर। क्योंकि देख लीजिए यहाँ प्लस का 8 है, यहाँ देखिए आप प्लस का 8 है और इधर माइनस है। लगाइए ब्रैकेट, प्लस और माइनस, प्लस एंड माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस का 8 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखते हैं। मैंने माइनस बाहर ले लिया और ये है प्लस का। प्लस को मैं चेंज कर दूंगा निगेटिव में। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस बिकम्स प्लस, सॉरी इधर गया, माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस। ये देखिए आप, क्योंकि जो ये साइन होता है वो अंदर के सारे साइनों से मल्टीप्लाई होता है जाके। ठीक है, अब देखिए 8 - 5 3 आ गया और ये वाला साइन आपका ऐसा लग गया। ये तरीका था आपका। आपने ऐड समझ लिया, सब्ट्रैक्ट समझ लिया। इसके अलावा और आप समझ लीजिए, जब दोनों ही नंबर निगेटिव होंगे तब आप क्या करेंगे। अब मैं ले रहा हूँ -4 -4। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको सब करके दिखाइए आप। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ऐसे में जब दोनों ही निगेटिव संख्या हों तो अगर आप ये वाला तरीका अपनाते हैं तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर वो आप अपनाएंगे फिर भी आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जब दोनों ही डिजिट निगेटिव के हों तो आंसर में आप पहले निगेटिव का साइन लगा लीजिए। ठीक है, और दोनों नंबर को ऐड कर लीजिए। आपने जो माइनस का साइन है पहले लगा लिया और दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। कहने का मतलब 4 + 4 8। ठीक है, और जो मैंने एवरग्रीन चीज़ बताई थी वो ये था कॉमन लेना। देखते हैं जरा, उससे देख लेते हैं। मैंने इसका दूसरा तरीका, हालांकि थोड़ा या लंबा पड़ जाता है, बस एक लाइन का ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। माइनस का मैंने साइन बाहर ले लिया। जो माइनस का 4 था वो कैसा बन गया, पॉजिटिव का। जो माइनस का ये साइन था ये कैसा बन गया, पॉजिटिव का। 4 ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। 4 + 4 8 बन जाएगा। और जो निगेटिव का साइन है यहाँ पर लग जाएगा। इक्वल टू का साइन आप यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, ये है एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, सॉरी इंटीजर्स। गलती से नेचुरल नंबर बोल दिया, डोंट माइंड। अब बात करते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इनका, मतलब गुणनफल की। इनके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चंस अगर आपको हमसे चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर दूंगा। प्लीज़ आप कॉल मत करिएगा, आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। ठीक है, अब इनके मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। अभी तक जो आपने किया था वो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन किया होगा आपने। पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं या फिर नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर जो हमारा इन्फिनिटी तक होता है वो हमारे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और जो 0 से लेकर हमारे इन्फिनिटी तक होता है उसको हम होल नंबर भी कहते हैं, पूर्णांक संख्या। तो आप इन दोनों में से कोई एक नाम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी कोई भी निगेटिव संख्या नहीं ले रहा हूँ, मैं पॉजिटिव की संख्या ले रहा हूँ। अगर मैं 0 लेता हूँ तो उसमें इसको होल नंबर बोलूँगा। ठीक है, सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन, 6 × 4 कर लीजिए, आसान सा हो जाएगा। 6 × 4 = 24 हो गया। ठीक है, अगर मैं यहीं पर इसी क्वेश्चन में प्लस वाले 4 की जगह निगेटिव का 4 लगा दूँ, ये देखिए इधर, तब आप क्या करेंगे। डू यू हैव एनी आइडिया? चलिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ मत करिए, मैंने अभी जस्ट बताया था इन वाले साइंस को, ध्यान होगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस
माइनस। अब यहाँ क्या माइनस है, इसके पास कौन सा साइन है, इस डिजिट का पूछ रहा हूँ, ये तो बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा ही हुआ है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिजिट को, जो नंबर्स ये वाले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन जो इनके पर्सनल साइंस हैं, वैसे तो इसमें अगर पिछले वाली की बात करें, इसमें प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, प्लस का 4 लिखा था और प्लस का 6 लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस का 6 है लेकिन ये माइनस का 4 है। तो सबसे पहले संख्याओं को मल्टीप्लाई ना करके इनके साइंस को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये प्लस का है, ये वाला है माइनस का, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस हो गया माइनस। तो सबसे पहले माइनस लगा लीजिए और क्या करिए, 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 ज़ा 24, आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर इसकी जगह मैं दोनों को निगेटिव कर दूँ तो क्या होगा, -6 मल्टीप्लाई -4। इन ब्रैकेट को मैंने बस इसलिए लगाया हुआ है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जिस कभी कभी आप बोल सकते हैं मल्टीप्लाई और निगेटिव का साइन ऐसा तो पास में आता नहीं है, किसी किसी बुक में ऐसा दे भी रखा होता है, सॉरी फॉर दैट। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने अभी भी क्या बोला था, सबसे पहले साइंस का ऑपरेशन कर लीजिए, मतलब साइंस को देख लीजिए, ये माइनस है या माइनस है, दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो इन दोनों को रिजॉल्व कर लीजिए। माइनस ये है, माइनस ये है, माइनस इंटू माइनस प्लस, मैंने अभी भी बताया था प्लस हो गया। इस साइन को नोट करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप अगर लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। 6 और 4 12, सॉरी 24 होता है, गलती से 12 निकल गया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे ही अगर एक से ज़्यादा बार आ जाए तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे 4th क्वेश्चन में ऐसा ले रहा हूँ, -6 + 4 -2 मल्टीप्लाई -2, ऐसे ले ला, ठीक है, कोई बात नहीं। ये माइनस, ये प्लस, इस 4 के पास प्लस का है साइन, निगेटिव का तो कोई देख ही नहीं रहा है, वैसे तो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व हो गया, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला है वो भी है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन जो डिजिट है वो है निगेटिव में। इन दोनों का हो गया माइनस और इसका हो गया माइनस, माइनस माइनस प्लस, रिजल्टेंट जो आएगा वो प्लस में आ जाएगा। अब सबको गुणा कर लीजिए, आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब इस प्लस साइन को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि प्लस साइन को हम लोग पॉजिटिव की संख्याओं में दिखाते नहीं है, लेकिन उनके पास होता है। 6 4 = 24 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अगर आपको ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आता है तो अच्छी बात है। मैं यहीं पे नोट करने चाह रहा हूँ। जैसे हमारा कोई एक अननोन नंबर ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, ए ब्रैकेट में दे दिया b + c। आप कितना भी बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में इसको इससे करेंगे। ऐसे देख लीजिए आप, ए को b से गुणा करेंगे, ठीक है, फिर जो साइन बीच में लगा था वो लगा देंगे, फिर ए को c से कर लेंगे गुणा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। a × b हो जाता है ab, क्योंकि ये वेरिएबल्स आपस में ऐसे सॉल्व नहीं होती हैं, जो कि तो लिख दिए जाते हैं। फिर जो प्लस का साइन लगा था वो प्लस का साइन लगा लिया, फिर a × c था, ये कुछ और तो a × c कहीं d e f g ये तो आ ही नहीं जाएगा, जो है वो वही रहेगा। अगर इसी को क्वेश्चन की फॉर्म में देख लेते हैं, वो कैसे होगा। मैंने 2 इधर लिख लिया, 24 इधर लिख लिया और +5 इधर लिख लिया। सबसे पहले 2 को 24 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन है वो लगा लिया, फिर 2 को कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई। अच्छा, इन दोनों में मल्टीप्लाई भी आ रहा, ये भी आ रहा। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इन दोनों में से कौन सा पहले सॉल्व करें। उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले डिवाइड का साइन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई का सॉल्व करते हैं, फिर प्लस का करते हैं, फिर माइनस का करते हैं। प्लस और माइनस को आप इंटरचेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। हालांकि अगर रूल के हिसाब से देखो तो सबसे पहले प्लस का ही करिए आप, तो वही बेटर रहेगा आपके लिए। अगर डिवाइड का साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का कीजिए,
मल्टीप्लाई का भी नहीं है तो पहले प्लस का कीजिए, कोई 2 साइन तो दे ही रखे होंगे फिर, हम ये तो बोल नहीं सकते कि प्लस का भी नहीं केवल माइनस का कीजिए, उसके लिए भी कोई 2 नंबर्स तो होंगे, कोई 2 साइन तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए डिवाइड का साइन नहीं है मल्टीप्लाई का, इसीलिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ पर है, इसमें है और इसमें है, 20 को सेपरेट कर रहा है ये प्लस वाला साइन। 24 2 ज़ा 48 होता है, प्लस 2 5 ज़ा 10 होता है। अब दोनों को आप ऐड कर लीजिए, आ जाएगा आंसर 58। बहुत लोग बोलेंगे सर हमने ऐसे क्यों निकल लिया, 24 + 5 कितना होता है, 24 + 5 होता है 29 होता है, और 2 ऐसे था, इसको हमने ऐसे लिख लिया। बहुत लोग को ये भी पता होता है कि जो ब्रैकेट से अगर ऐसे कोई डिजिट सेपरेट हो रही है तो इनके बीच में कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, अच्छी बात है, हाँ होता है, मानता हूँ। ऐसे कर लीजिए, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 1 5, कितना आंसर है क्या, 58 आ गया। हाँ ये भी सेम है, ये भी सेम है, अंतर क्या है भैया, कोई अंतर नहीं है। चाहो तो आप ऐसे कर लो, चाहो तो आप ऐसे कर लो, दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। लेकिन ये वाला तरीका मेरा बताने का मकसद ये था क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको अलजेब्रा में देखने को मिल जाएंगे जिनको आप बीच में ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया था b + c को आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग प्रकार के हैं, बस दैट्स इट। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन क्वेरी में है वो आप बेझिझक पूछ सकते हैं हमसे, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर। चलिए बात कर लेते हैं रेशनल नंबर की, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। रेशनल नंबर्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं ज़रा बताइए। परिमेय संख्या, इनकी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाती लेकिन आपको इनको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि आप डेफिनेशन याद कर लीजिए, लेकिन आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आपको सॉल्व कैसे करना है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर बस कुछ और नहीं होते हैं, नेचुरल नंबर से ही बन जाते हैं। उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे इसकी डेफिनेशन ही है जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ Q does not equal to 0, where Q does not equal to 0। जरा इसको हिंदी में बोलते हैं, ऐसे संख्या हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, मतलब अंश और हर की फॉर्म में लिख सकें, और वहाँ पर जो हर में Q दे रखा हो वो 0 के बराबर ना हो। 0 के बराबर अगर होता है तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को आप 0 से विभाजित करते हैं तो उसका आंसर अनंत आ जाता है, जिसको इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं। और अनंत को आप कभी भी रिजॉल्व नहीं कर सकते, वो वैसा ही रहेगा। और हाँ, इसमें साइन का कोई भी वो नहीं रहता है, मतलब अगर आपको दिखाते हैं जैसे 1/2 लिखा हुआ है तो ये भी रेशनल नंबर है। अगर इसी को -1/2 लिख दूँ तो भी ये रेशनल नंबर है। ठीक है, फिर इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात आती है। जैसे अगर मुझे ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, 1/2 प्लस ले लेते हैं 1/4। सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, कोई बहुत टफ नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पहले आपको अगर आसान आ जाएगा समझ में, तरीका अगर आपको समझ में आ गया तो आप कितना भी हार्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे 4 लिया है, 4 ना लेके मैं 4 ले रहा हूँ, मतलब इधर 4 ना लेके, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, जो इधर 2 लिखा था उसको मैं 4 में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ उसका भी रीज़न है कुछ। अब जब भी हम कभी ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले चेक करेंगे डिनोमिनेटर, मतलब हर में क्या दे रखा है। अगर वो बराबर है दे रखा है तो मुझे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, फिर
कुछ भी नहीं करना है, एक बड़ी सी लाइन खींच लेना, उसके नीचे लिख लेना 4। फिर क्या करिएगा आप, जो भी ऊपर दे रखा है उसको एज इट इज़ उतार लीजिए, जो साइन दे रखा है वो साइन लगा लीजिए। अब 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 होता है 2, नीचे दे रखा है 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर नहीं है, जिसके लिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। इसका एक्चुअल में आंसर आ गया 1/2। ठीक है, ये हो गया आंसर आपका। तो मैंने ये कैसे कर दिया, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। वो मैं आपको जब एलसीएम लेना होगा तो बताऊंगा मैं। अभी आप ऐसे देख ले, 2 × 1 = 2 हो गया, 2 × 2 = 4, डिवाइड कर दिया। ऐसे देख लीजिए आप। वैसे तो ऊपर वाला नीचे से डिवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन नंबर होता है HCF वाला, ये देख लीजिए 2 कर लीजिए इसका, 2 × 1 = 2, इधर 4 लिख लीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। इस 2 का कितना आया था, 2 × 1 ही आया था। इसका 4 का कितना था, 2 × 1, 1 रहने दीजिए आप। वैसे तो 1 तो सबके मल्टीपल में होता है, जो कॉमन है वही नंबर आप निकाल लीजिए, 2। तो हमारा HCF क्या हो गया, 2। HCF वाले नंबर से ऊपर भी डिवाइड कर दीजिए, नीचे भी डिवाइड कर दीजिए। ये किया मैंने बस। ऐसे थोड़ा लॉन्ग में हो जाता है, HCF वाले नंबर से पहले HCF निकालें फिर आपको डिवाइड करें। अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो देख लीजिए, अगर कोई भी किसी के टेबल में आ रहा है, मतलब ऊपर वाला अगर नीचे वाले टेबल में आ रहा है, तो आप नॉर्मल सा टेबल पढ़ के डिवाइड कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, जिनको LCM HCF नहीं निकालना आता है तो आप उसकी बात कर लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं LCM के बारे में। LCM को सबसे पहले पूरा नाम जान लीजिए आप। LCM का पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो जाए गलती से तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे मैं जानबूझ के तो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी स्पेलिंग में थोड़ा सा वीकनेस है, तो इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं आप। मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। चलिए बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम होता है क्या, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम हमेशा, एलसीएम को निकालने के लिए आपको कम से कम 2 नंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी, 2 संख्याओं की आपको आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। जैसे मुझे अगर एलसीएम निकालना है तो कोई एक नंबर, फिर उसके बाद में दूसरा नंबर, इसका आपको एलसीएम निकालना। तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसके 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा लॉन्ग, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, बस तरीका सेम है लगभग, लेकिन दोनों का लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वही करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वाला बताना चाह रहा हूँ, फिर आपको दूसरा वाला बताना चाह रहा हूँ। 24 मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लीजिए। ये होता है फैक्टराइजेशन, गुणनफल। तो जिससे डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो पहले आप 2 से चेक कर लीजिए, अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने का तो एक तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इकाई स्थान पर, मतलब वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नंबर है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। वंस प्लेस पर था 4, जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अगेन 2 है यहाँ पर, तो फिर 2 से हो जा रहा है। 2 × 6 = 12, फिर 6 है तो 2 के टेबल में आता ही आता है। 2 × 3 = 6, अब है 3 2 से तो होगा नहीं, अब इसको 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही 54 का। 54 के आखिरी में कौन सा डिजिट है, 4 है, तो ये भी 2 से हो जाएगा। 2 × 2 = 4, एक कैरी बच गया यहाँ पे हो गया 14। 2 × 7 = 14। अब ये 2 से तो हो नहीं रहा है, अब इसको करना पड़ेगा 3 से। तो 27 लिखा हुआ तो आपको तो दिख ही रहा होगा कि 27 3 के टेबल में आता ही आता है।
लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े नंबर को अगर आप देख रहे हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए बस आपको उन दोनों को आपस में जोड़ के देख लेना है। अगर वो दोनों को जोड़ने के बाद में जो भी आ रहा है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब है मैं बस इनको आपस में जोड़ने की बात कर रहा हूँ, चाहे यहाँ पे ऐड कर लीजिए, यहाँ पे ऐड कर लीजिए, जिसको भी अगर आपको चेक करना है। हालांकि फैक्टर्स तो इसी का है, तो मैं इसी को चेक कर लेके दिखा दे रहा हूँ। 5 इधर लिखा हुआ है, 4 इधर लिखा हुआ है। 5 4 को ऐड कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये वाला 9 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, हमें तो साथ भी क्या बेटा कि हो रहा है, अगर ये वाला 9 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये वाला भी पूरा का पूरा 54 जो था वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 9 3 के टेबल में आता ही आता है, तो यहाँ पर भी 3 से कर सकते थे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करें। सबसे पहले छोटा नंबर, उसके बाद में बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन जब तक उस नंबर से, उस छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है तब तक आप कर लीजिएगा। तो 3 9 जा 27, फिर अगेन 9, 3 3 जा 9, फिर अगेन 3 1 जा 3। अब आप क्या करिएगा, 24 को ऐसे लिख लीजिए, 54 को ऐसे लिख लीजिए। ये इसके सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो जो भी फैक्टर्स हैं इसका लिख लीजिए मल्टीप्लाई में, 2 × 2 × 2 × 3। आप इनको रीचेक भी कर सकते हैं कि इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हुआ है। सेम टू सेम ये 2 × 3 × 3 × 3। मैंने इसमें बीच में जगह क्यों छोड़ दी, मैं चाहता हूँ कि जो नंबर सेम सेम है वो सामने सामने रहें, जिससे आपको निकालने में एलसीएम वगैरह तकलीफ ना हो। जो पेयर्स सेम हैं उनको हम एक बार लिखेंगे, सर्कल कर लीजिए। ठीक है, जो सेम नहीं है उनको आप वैसे ही मल्टीप्लाई में उतार लीजिएगा। अब एलसीएम क्या होगा हमारा, 2 और 2 ऊपर भी था नीचे भी था, तो केवल इसको एक बार, ये वाला 3 और 3 ऊपर भी था नीचे भी है, एक बार है, तो एक बार कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो निकाले मैंने यहाँ से। अब जो बाकी बचा वो आप बता लीजिए, 2 2 इधर 3 × 3, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। जो आंसर आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 × 9, तो 3 9 इधर होता है, तो 24 × 9 कितना होता है जरा बताइए आप, 36, और 9 2 जा 18, 18 + 3 21, 216 उसका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया एलसीएम। अगर आपको समझ में ना आया हो तो दूसरा भी क्वेश्चन आप कोई भी कर लीजिए, मैं बता दूंगा। चलिए अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, तरीका बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ और नहीं करना। अभी तक हम लोगों ने 24 54 को अलग अलग लिखा था, अब इस बार हम लोग साथ में लिखने चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले फैक्टराइज किया था ठीक वैसे ही फैक्टराइज करूँ, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेके देखते हैं कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं। दोनों अगर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कोई आप एक कर लीजिए, लेकिन सबसे छोटा नंबर होना चाहिए वो, जिससे वो डिवाइड हो जाए। एटलीस्ट दोनों में से एक तो हो ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों हो रहे थे, 24 भी हो रहा था, 54 भी हो रहा था। तो हम पहले 24 कर लेते हैं, फिर 54 को कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कॉमन लगा हुआ है, कॉमन लगा लीजिए। दोनों ही नंबर अलग अलग हैं, आप दोनों के एक में समझने की गलती मत करिएगा। फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अगेन 2 से 2 6 जा 12, 27 एज इट इज उतार लीजिए, क्योंकि डिवाइड अभी इधर का नहीं हो रहा है। फिर 6 हो रहा है अभी, 2 3 जा 6, ठीक है। इधर 27, अगेन अब तो 2 से हो नहीं रहा, 3 से डिवाइड हो रहा, कर लीजिए। 3 1 जा 3, और ये वाला भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 9 जा 27। यहाँ पे 1 आ चुका है, इसको तो छोड़ ही दीजिए आप। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब एलसीएम के लिए आपको कुछ और नहीं करना है, जैसे मैंने पहले अलग अलग सबको किया था, कुछ और नहीं करना है। बस सब आपको 2 2 जो भी इधर लिखा हुआ सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एलसीएम मिल जाएगा। चलिए नीचे कर लेते हैं हम लोग। क्या मेरे पहले वाले
आंसर के तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, इसका कितना का 8, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 27 8 ज़ा कितना होता है? 8 7 ज़ा 56, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस जो कैरी बचा हुआ है 5, 21 लिख लीजिए। एज इट इज सेम आ गया हमारा। तो ये वाला थोड़ा शॉर्ट तरीका पड़ा है, वो वाला थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, तो आप कोई भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू। ये बता दें आपको परिमित संख्या को सम आप कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ और नहीं, से मैं आपको बता चुका हूँ, और उससे पहले आप HCF देख लीजिए, HCF को कैसे निकालते हैं। HCF को निकालने के वैसे तो कई सारे तरीके हैं, जिसमें से मैं आपको कोई 2 तरीके बताने जा रहा हूँ। वैसे तो 2-3 तो होते ही हैं, मैं आपको 2 बता रहा हूँ। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को निकालने के लिए भी कम से कम 2 संख्याएं चाहिए होती हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ 27 एंड 18, मुझे इनका HCF बताना है। तो पहले तो मैंने जैसे फैक्टराइजेशन वाला तरीका बताया था, उससे भी हो जाएगा आपका, और एक और तरीका है डिवीज़न मेथड इसको बोलते हैं, उससे भी हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले ऐसे कर लीजिए। तो 2 से तो हो नहीं रहा, 3 से हो रहा है। 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, इसको देख लीजिए। 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, जैसे मैंने पहले नोट करवाया था ठीक वैसे इन दोनों को नोट कर लीजिए आप। 27 को ऐसे 3 × 3 × 3, 18 का जो सेम है उसको ठीक उसके सामने, जो सेम नहीं है उसको आप वहाँ से हटा दीजिए। जो सेम है उसको सर्कल कर लीजिए, यहाँ पर लिखिए HCF। जो सेम है बस उसी को निकालिए। बस 2 बार लिखा हुआ है एक जोड़े में, तो एक पेड़ का बस आपको एक बार ही लिखना है। वही फिर उन दोनों को कर लीजिए मल्टीप्लाई। इसमें 2 ही आता तो 2 लिख लिया मैंने। अगर इसके अलावा कुछ और भी आता तो मैं वो भी लिख लेता। 3 × 3 9, आपका हो गया HCF 9। कुछ मैंने अलग से नहीं कर दिया है, ठीक वैसे ही है। अगर आपको समझ में ना आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। फिर भी ना आया तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर दीजिएगा, मैं आपको इस पर मैं पर्सनली आपको समझा दूँगा इस चीज़ को, ठीक है। अब बात करते हैं डिवीज़न मेथड की। डिवीज़न मेथड कैसे होता है? मेरे पास 2 नंबर्स थे, 18 था, दूसरा 27 था। तो सबसे पहले जो स्मॉल वाला नंबर है इस साइड लिख लीजिए डिवीज़न में, मतलब जिससे भाजक जिसको हिंदी बोलते हैं, और जो 27 है इसको आप इधर लिख लीजिए। सिंपल से डिवाइड करिए। 18 1 जा 18, 2 टाइम्स हो जाएगा ज़्यादा। 17 से 8 गया, कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। 1 से बन गया 0, 0 को आप छोड़ दीजिए। 9 इधर है 18। अब ऊपर वाला जो डिविजर था मतलब भाजक था उसको आप डिविडेंड के स्थान पर लिख लीजिए। 9 2 जा 18, पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ पे कितना आ गया? 0। जो पूरा डिवाइड हो रहा था तो वही आपका 0 से पहले आपको मतलब उस संख्या को देख लीजिए जिसको इससे डिवाइड करने पर 0 आ गया। मतलब इन शॉर्ट आप जो यहाँ पर डिविजर जो लास्ट डिविजर होगा उसको आप देख लीजिए, वही आपको हो जाएगा HCF, जो हो जाएगा 9। बस अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं के गुणनफल की। वो कैसे करते हैं? बस सिंपल सा तरीका है। चलिए नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन 13.7 × 4/7, दोनों ही जो नंबर्स हैं मल्टीपल में दे रखे हैं। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। आप कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में
लिखा हुआ है, मतलब अंश बटे हर, इधर भी अंश बटे हर, इसमें कुछ भी नहीं देखना, सेम हो कुछ भी सेम हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, उससे कोई मतलब ही नहीं है आपको। बस आपको कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है, आपको नीचे जाना ही नहीं। कहने का मतलब है जो अंश में दे रखा है, मतलब न्यूमरेटर में जो दे रखा है उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई का निशान लगा कर लीजिए, और जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई लगा के कर लीजिए। 13 4 जा 52, 7 7 जा 49, आपका हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम करने वाले हैं 33 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाई 17 अपॉन 51। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था बीबी, ऐसे ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिए, लेकिन बड़े बड़े नंबर्स हैं, जब ये डिवाइड हो रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड कैसे करते हैं, एक अंश में होना चाहिए, दूसरा हर में होना चाहिए। करने का मतलब एक न्यूमरेटर में हो, दूसरा डिनोमिनेटर में हो, तभी आप डिवाइड कर सकते हैं। HCF वाले नंबर से आपको डिवाइड करना है। अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी एक आसान तरीका है। यहाँ पे 33 लिखा हुआ है, इधर 18 लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे आप कॉमन नंबर से दोनों को डिवाइड कर सकती हैं। इसका देख लीजिए, 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 + 3 6 होता है, 6 3 से है डिविजिबल, हाँ है। 8 + 1 9 होता है, जरा मैं डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ 3 की। ठीक है, 8 + 1 होता है 9, जो कि 3 से डिविजिबल है। ऊपर वाला भी और 3 नीचे वाला भी, दोनों के दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 18, 3 × 6 = 18 होता है, गलती से मैंने 9 लिख दिया। ध्यान है, जिस नंबर से आप ऊपर वाले को डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से आप नीचे वालों को भी डिवाइड करिएगा। जो क्वोटिएंट में है वो दे लिखना है, वो, और फिर जो इसके क्वोटिएंट में है वो दे लिखना है। कहने मतलब जितने बार में, जितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है वो ऊपर लिखना है इसका, और नीचे वाले का नीचे लिखना है। ठीक है, ऐसे इधर भी 17 × 1 = 17, 17 × 3 = 51। ठीक है, अब इधर कितना बचा हुआ है, इधर बचा हुआ 11, 18 की जगह बचा हुआ है 6, मल्टीप्लाई तो ऐसे ही है, और 17 बचा हुआ है 1, 51 की जगह बचा हुआ है 3, कर लीजिए मल्टीप्लाई, सिंपल हो गया। 11 × 1 = 11, चलिए ऐसे लिख लीजिए आप पहले, 6 × 3 ऐसे लिख लीजिए, 11 × 1 = 11, 6 × 3 = 18। आपका शॉर्ट में आंसर यही हो गया। चाहो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। 33 × 17, 18 × 51। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, एट लास्ट में आंसर डिवाइड वगैरह करने के बाद यही आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए भी एक आसान तरीका है। कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड वाला। कहते वो कैसे, बताता हूँ कैसे। सबसे पहले 33 है, इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ये आपका रफ वर्क हो जाएगा, इसको मेन पेज पे मत करिएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 11 का 11 से होता है, किसी और से होता ही नहीं है। तो 33 की जगह पर कितना ले सकती हैं, 3 × 11, यही तो है 33 का। ठीक है, ठीक ऐसे ही 17 का तो कुछ होता ही नहीं, 17 नहीं जाएगा। और कौन सा, 18 दे रखा है, 18 और 51। चलो पहले 18 का निकाल लेते हैं, 18 को हो जाएगा 2 × 3 × 3, आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के देख लीजिएगा। ऐसे करके 51 का कितना हो जाएगा, 3 × 17, जो जिसके मल्टीपल है उसको आप वहीं पर लिख दीजिएगा। 33 की जगह पर कितना लिखा था, 3 × 11। ठीक है, 18 की जगह पर 2 × 3 × 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, लगा दीजिए।
फिर था आपका 17 की जगह पर तो 70 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये किसी से डिवाइड ही नहीं होता है। और 51 का हो जाएगा 3 × 17। अब देख लीजिए अंश और हर में बराबर लिखा हो मल्टीप्लाई, कोई और तो साइन यूज़ नहीं हुआ है, केवल मल्टीप्लाई का यूज़ हुआ है। तो जो अंश और हर में बराबर लिखा हो उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 17 × 1 = 17, 17 × 1 = 17। जो बचे आप लिख लीजिए, देख लीजिए ऊपर कितना बचा 11, 2 3 = 6, मल्टीप्लाई 17 की जगह पर 1 और इधर 3 हो गया। देख लीजिए 11/18 सामने आंसर वही आ चुका है। बस यही है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मुझे इसके बताने हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।